Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10th history chapter 3. This is part 2 and the name of the chapter is Nationalism in India. So let's proceed with this chapter. तो ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और हम देख रहे थे कि कैसे नेशनलिज्म राइज हो रहा था इंडिया में, डिफरेंट मूवमेंट जो कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट इंडियंस लॉन्च कर रहे थे अंडर द गाइडेंशिप ऑफ गांधी जी। तो हमने देखा था कि किस तरह से रॉलेट सत्याग्रह किया गया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया और फिर पूरी कंट्री ने मिलकर के साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। अब गांधी जी को लग रहा था कि कोई बड़ा इशू, कॉमन इशू, ऐसा इशू उठाया जाए जो कि कॉमन हो सभी के लाइफ के लिए, और तब उन्होंने किया सॉल्ट के ऊपर एक सत्याग्रह और इसको कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका दूसरा नाम सॉल्ट मार्च या डंडी मार्च भी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट को एक इशू बनाते हैं क्योंकि ये एक पावरफुल सिंबल था यूनिटी का, क्योंकि इसे तो सबको यूज करते थे, अमीर भी सॉल्ट यूज करता था और गरीब भी सॉल्ट यूज करता था। तो गांधी जी क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 में एक लेटर लिखते हैं जो उस समय के वाइसरॉय होते हैं इरविन। तो वाइसरॉय इरविन को वो एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो 11 डिमांड्स रखते हैं अपनी, और वो कहते हैं कि इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। और इसमें जो सबसे मेन डिमांड होता है वो ये होता है कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगा रही है ब्रिटिश, उसको वो बंद करे, यानी सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगनी चाहिए। तो वो जो डिमांड करते हैं कि एक तो आप सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दो और उसके बाद आप सॉल्ट को प्रोड्यूस करने का परमिशन इंडियंस को भी दो, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, सॉल्ट पे टैक्स भी लगा दिया था और सॉल्ट के प्रोडक्शन पे रोक लगा दिया था, यानी अब इंडियंस कोई सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी इसको हटाना चाहते थे। तो ये सारे जो डिमांड्स थे ना, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे डिमांड्स थे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। तो गांधी जी अपने लेटर में जो इरविन को लिखते हैं उसमें एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर मेरी डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं की गई तो मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूंगा और वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ब्रिटिश उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, उनके लेटर को इग्नोर करते हैं और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने 78 ट्रस्टीज को लेते हैं और साबरमती आश्रम से निकलते हैं डांडी विलेज की तरफ, जो कि एक कोस्टल विलेज है आपके गुजरात का, और वो 240 माइल्स अवे था। तो उसके तरफ जाने के लिए वो साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक मार्च करने लगते हैं। इनका टोटल जो जर्नी है ना वो 24 डेज में कंप्लीट हुआ है। वो हर दिन वो 10 माइल्स वॉक करते थे और जहां पर भी वो जाते थे, जहां पर भी वो भाषण देने के लिए रुकते थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे गैदर हो जाते थे उनकी भाषण को सुनने के लिए। और ये अपने जब भाषण देते थे तो उसमें वो एक्सप्लेन करते थे कि उनके नज़र में स्वराज क्या है और पीपल को किस तरह से पार्टिसिपेट करना है मूवमेंट में, किस तरह से ब्रिटिश को डिसोबे करना है, पीस और ट्रूथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए। तो जब वो 6 अप्रैल 1930 को मार्च करते हुए अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हुए डांडी विलेज में आते हैं तो वहाँ पर वो वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बनाते हैं, और ये जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिश ने लगा रखा था कि आप सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसको वो ब्रेक करते हैं। जैसे ही वो ब्रेक करते हैं वैसे ही इनके इस लॉ के ब्रेक करते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी कंट्री में स्टार्ट हो जाता है और सब जगह लोग लॉ को ब्रेक कर करके ब्रिटिश को डिसोबे करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मूवमेंट है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बिल्कुल अलग है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत अंतर है। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कहा जा रहा है कि लॉ को तोड़ दो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट मत करो, उनको हेल्प मत करो। मगर अब क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ को तोड़ो। यानी कि आप देख सकते हो कि किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है मूवमेंट की। पहले सिर्फ कॉपरेट नहीं करेंगे, अब हम आपके बनाए हुए रूल को तोड़ेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया था अब दो मूवमेंट्स के बीच में। अभी क्या हुआ, सॉल्ट आपको प्रोड्यूस कर करके दिखाया जाने लगा। नियर बाई फैक्ट्रीज के सामने जो सॉल्ट फैक्ट्री थी उनके सामने लोग जा जा करके सॉल्ट प्रोड्यूस करने लग गए। ब्रिटिश के क्लोथ्स को बाइकआउट करने लगे, लिकर शॉप को रोकने, मतलब लिकर शॉप पिकेटिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि उसके एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता था, लोगों को जाने नहीं दिया जाता था लिकर शॉप में।
फार्मर्स जो थे वो रेवेन्यू पे करने से, चौकीदारी टैक्सेस पे करने से मना कर देते थे। और ये जो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे ना, ये अपने अपने जॉब से रिजाइन करने लगे, गवर्नमेंट जॉब से, ताकि वो दिखा सके कि वो गवर्नमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। लोग थे जो आपकी रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करने लगते हैं। जो विलेज के जो लोगों पे रोक लगा दी गई थी कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, वो भी अब रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करना और रिजर्व फॉरेस्ट के चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से लोग लॉ को ब्रेक करने लगते हैं। पूरी तरह से कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल जाता है और कांग्रेस लीडर्स जब इस तरह से भाषण देने लगते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करने लगते हैं और पूरी जगह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल जाता है, तब कांग्रेस लीडर्स को पुलिस अरेस्ट कर करके जेल में डालने लगती है। इसी समय गांधी जी को और अब्दुल गफर खान को, जो कि एक बहुत बड़े डिसेबल माने जाते थे गांधी जी के पेशवार में, ठीक है, उनको भी अरेस्ट करके पुलिस डाल देती है जेल में। और जब इन लोगों को अरेस्ट करने लगती है ना, जब लीडर्स को, तो पब्लिक और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगता है पीपुल और पुलिस के बीच में। तब क्या करती है, ब्रिटिश लोगों को भी पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगती है। कम से कम 1 लाख लोगों को ब्रिटिश अरेस्ट कर करके जेल में डाल देती है। तो जब इतना वायलेंस बढ़ जाता है तो गांधी जी फाइनली क्या करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लेते हैं और मूवमेंट को एंड कर देते हैं। तो जो ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, इसमें गांधी जी उनको प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करूंगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा, मगर आपको कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जिसको आपने अरेस्ट कर रखा है, उन सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये इस पैक्ट के इसके साइन के साथ ही, ये पैक्ट के साइन के साथ ही आपका ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपके गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं। एक्चुअली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कोई भी कांग्रेस लीडर अटेंड नहीं करता, क्योंकि उस समय मूवमेंट चल रहा था और लोगों को विश्वास भी नहीं था कि ब्रिटिश कुछ उनके साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सकती है। मगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि गांधी जी ने प्रॉमिस किया था गांधी इरविन पैक्ट में, तो वो जाते हैं, बात करते हैं ब्रिटिश से, मगर कोई नेगोशिएशन रीच नहीं होता दोनों के बीच में और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब गांधी जी वापस आते हैं, देखते हैं कि अभी तक अब्दुल गफर खान को नहीं छोड़ा गया, नेहरू जी को नहीं छोड़ा गया, वो सब अभी भी जेल में है। तो गांधी जी को ये भी पता चलता है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है उसको इलीगल कह दिया है ब्रिटिश ने और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि मीटिंग नहीं करना है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, बॉयकॉट नहीं करना है। तब गांधी जी को लगता है कि ये बहुत गलत कर रहा है ब्रिटिश और इन्होंने अपनी प्रॉमिस को नहीं रखा और फिर से वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली 1934 में ये मूवमेंट एक्चुअली अपनी मोमेंटम खो देती है और उसके बाद ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब हम देखते हैं कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिच फार्मर कैसे पार्टिसिपेट किए। तो जो कंट्रीज की जो रिच फार्मर कम्युनिटी थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार या यूपी के जाट लोग, ये लोगों ने बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये लोग एक्चुअली कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करते थे और जो कि ट्रेड में डिप्रेशन आ गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, प्राइजेस क्रॉप के डिक्रीज हो गए थे, इसकी वजह से इनको बिग लॉस हो रहा था और इनके लिए ना जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था इन बिग फार्मर्स को, गवर्नमेंट को, उसको पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर गवर्नमेंट इनकी बातें नहीं सुन रहा था। तो ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयकॉट प्रोग्राम करते हैं और रेवेन्यू पे करना भी स्टॉप कर देते हैं। तो इनके लिए जो स्वराज की फाइट थी, एक्चुअली उनकी फाइट किसके अगेंस्ट थी, हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थी। मगर ये जब गांधी इरविन पैक्ट साइन करके मूवमेंट को खत्म कर देते हैं और हाई रेवेन्यू को कम करने की कोई बात नहीं कहते गांधी जी, तब इन्हें गुस्सा आ जाता है और इसीलिए जब दोबारा से रीलॉन्च होता है ना मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तब ये उनका साथ नहीं देते, तब ये मूवमेंट से हट जाते हैं। पुअर पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। देखो, वो उनकी लड़ाई एक्चुअली बिग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण ये टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे और ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड इनकी टैक्सेस को माफ़ कर दे।
तो इन्होंने कई रेडिकल मूवमेंट्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट करा रहे थे। कांग्रेस का इनको कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि कांग्रेस क्या था, रिच फार्मर्स की सपोर्ट ले रहे थे। अगर ये स्मॉल फार्मर, पुअर फार्मर्स की सपोर्ट लेते तो रिच फार्मर गुस्सा हो जाते, इसीलिए उनको उनके गुस्सा ना हो इस चक्कर में इन्होंने पुअर पीजेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया और उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। अब देखेंगे हम बिजनेस क्लास कैसे पार्टिसिपेट करे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो देखो, इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी बिजनेस एक्सपेंशन में, उसके बहुत ही ज़्यादा वो अगेंस्ट थे। तो इनको क्या चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था। ये जो इम्पोर्ट होकर के फॉरेन गुड्स आता था ये सस्ता होता था और क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती थी क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे कंट्री से पहले स्टार्ट हुआ था, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी अच्छी थी, तो उनके प्राइस कम थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, तो लोग फॉरेन गुड्स को खरीद लेते थे और इंडियन गुड्स को नहीं खरीद रहे थे। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन चाहिए था कि फॉरेन गुड्स हमारे कंट्री में एंटर ना करे। इसीलिए अपने इंटरेस्ट के लिए ना 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस बनाया था। 1927 में इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI को सेटअप किया था और इनके जो लीडर्स थे वो थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। तो इनके अंडर में इन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली इनको फंडेड किया, इनको फंड दिया इनको इस मूवमेंट के लिए, और इन्होंने जो फॉरेन गुड्स थे ना उनको खरीदने और बेचने से मना भी कर दिया। तो इनके लिए स्वराज क्या था, इनके लिए स्वराज की ये फाइट थी कि इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है बिजनेस पे, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, उसको हटाया जाए और इनकी बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। ठीक है, मगर धीरे धीरे इस बिजनेस क्लास का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मूवमेंट से। इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है, गांधी जी कोई नेगोशिएशन में रीच नहीं कर पाते। ये लोग थोड़ा इसलिए भी डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटी थी, ये मूवमेंट था, ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में टर्न हो रहा था और इनको ये भी डर था कि इतनी देर तक बिजनेस को रोके रहेंगे तो इनको बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही ना ये जो सोशलिज्म, कम्युनलिज्म जो आ रहा था, नए नए आइडिया, अभी क्या होता है, सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट होता है, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट होता है। तो ये जो बिजनेस क्लास थे वो कैपिटलिस्ट थे और ये सोशलिस्ट के आइडिया से डर रहे थे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो यंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, जो सोशलिस्ट की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा था, इस बात से वो गुस्सा हो रहे थे और फिर इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे इस मूवमेंट से खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास है वो कैसे पार्टिसिपेट करी इस मूवमेंट में। तो देखो, ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का नहीं हुआ, सिर्फ नागपुर रीजन से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का। इनके पार्टिसिपेट नहीं करने का जो रीज़न था ये थे बिजनेस क्लास, जो कि दोनों ही अपोजिट हो जाते हैं, बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास अपोजिट हो जाते हैं। तो जब बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट कर रहा था तो वर्किंग क्लास उससे पीछे हट जाता है। ठीक है, तो ये जब पार्टिसिपेट करते थे वैसे तो बाइकआउट करते थे फॉरेन गुड्स का और फॉरेन क्लोथ्स का, और इनका जो फाइट था वो मेनली किस लिए था, क्योंकि इनकी जो वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए, इनकी हाउसिंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। तो इसलिए वो एक्चुअली मोस्टली लड़ रहे थे। ये कई स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आपका रेलवे वर्कर्स ने 1930 में और डॉक वर्कर्स ने 1932 में कई स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया था। 1930 में बताया हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स मिल करके गांधी कैप पहन कर प्रोटेस्ट रैली में और बाइकआउट कैंपेन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो ये जो 1930 में जो पार्टिसिपेट किए हैं ये जो वर्कर, वो एक्चुअली छोटा नागपुर टिन माइंस के वर्कर्स थे। ठीक है, कांग्रेस इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करे हैं इन वर्कर्स को, क्योंकि एक्चुअली जब बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास एक साथ है और बिजनेस क्लास को वो सपोर्ट कर रहे थे, बिजनेस क्लास उनको फंडिंग कर रहा था, तो उनको गुस्सा ना हो जाए इस चक्कर में वर्किंग क्लास को कांग्रेस ज़्यादा सपोर्ट नहीं देता। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे विमेंस का रोल क्या रहा इस मूवमेंट में। विमेंस ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत लार्ज नंबर में विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ विमेन गैदर हो जाती थी गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए। इन्होंने भी कई प्रोटेस्ट मार्च, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, ऐसे कई मूवमेंट्स में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया।
तो जो ये बहुत सारी जो वुमेन्स थी ना, पार्टिसिपेशन के चक्कर में जेल भी जा चुकी थी। सारी वुमेन्स ये सोचने लगी थी कि हमारा जो एक सर्विस टू नेशन है वो एक्चुअली हमारा सीक्रेट सर्विस है, यानी हर औरत का एक सीक्रेट सर्विस होता है और वो होता है कि नेशन के लिए सर्विस करे। मगर गांधी जी के आइस में, पहले वो गांधी जी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे वुमेन्स पार्टिसिपेशन के। वो उनको ऐसा लगता था कि वुमेन्स को होम और हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें एक गुड मदर और गुड वाइफ बनने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी वुमेन्स के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि वुमेन्स को कोई हाई पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में देना सही नहीं है। तो एक्चुअली इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं वुमेन्स को, मगर फिर भी इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो कुछ लिमिटेशन हम देखते हैं कि क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो देखो, कांग्रेस ने दलित लोगों को इग्नोर किया, छोटे कास्ट के लोगों को, डिप्रेस कास्ट के लोगों को इग्नोर किया। इसलिए किया क्योंकि वो कंजर्वेटिव हिंदूज को अनॉयड नहीं करना चाहते थे। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो सोसाइटी है ना वो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अगर हम एक ग्रुप को लेके चलते हैं तो वो नहीं चाहता कि दूसरे ग्रुप को लेके चला जाए। तो अब जब कंजर्वेटिव हिंदूज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो दलित हिंदूज को अगर साथ ले लेते तो कंजर्वेटिव हिंदूज गुस्सा हो जाते। तो इस चक्कर में इन्होंने दलित और डिप्रेस क्लास को अपने साथ नहीं मिलाया। कांग्रेस ने अपने जो रुझाव है थोड़ा सा हिंदू रिलीजियस नेशनलिज्म ग्रुप की तरफ बढ़ा दिया। तो हिंदू रिलीजियस ग्रुप की तरफ जब उन्होंने अपना रुझाव बढ़ाया तो मुस्लिम को गुस्सा आ गया और मुस्लिम ने भी इसमें ठीक से पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के नहीं किया। कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने डिमांड करने शुरू कर दी कि हमें रिजर्व सीट्स मिलना चाहिए, हम मुस्लिम्स को रिजर्व सीट मिलना चाहिए सेंट्रल असेंबली में। तो उनके इस डिमांड को कांग्रेस ने मना कर दिया, माना नहीं। तो इसलिए उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया। 1931 में जब ये मूवमेंट क्लोज हुआ था एक बार, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने गांधी एडमिन पैक्ट साइन कर ली थी गांधी जी ने, तब इन्होंने रेवेन्यू कम करने की बात नहीं करी। इसलिए रिच फार्मर्स गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो जब रीलॉन्च होता है ना मूवमेंट तो वो दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसके अलावा जो वर्किंग क्लास थी ना, नागपुर रीजन के अलावा और कहीं भी वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि वर्किंग क्लास को ये लगता है कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रही, सिर्फ बिजनेस क्लास को सपोर्ट कर रही है। और कांग्रेस भी इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि बिजनेस क्लास वाले अब अनॉयड हो जाते, गुस्सा हो जाते। तो इस चक्कर में ये वर्किंग क्लास भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये कुछ लिमिटेशन थे आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। अब हम ये देखेंगे कि पुणे एक्ट क्या है। पुणे पैक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मूवमेंट का। तो पुणे पैक्ट क्या होता है एक्चुअली, जो अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, वो दलित और डिप्रेस क्लास के सपोर्टर थे। तो उन्होंने उनके साथ एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित लोगों के लिए, डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए, ऐसा डिमांड करना शुरू कर दिया। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें गांधी जी गए थे, उसमें अम्बेडकर की इस डिमांड को ब्रिटिश मान जाती है। तो तब गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती और गांधी जी फास्टिंग में चले जाते हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक मरने तक मैं भूख हड़ताल करूंगा अगर अम्बेडकर अपने डिमांड्स को वापस नहीं लेते। तब अम्बेडकर गांधी जी के ओपिनियन को एग्री करते हैं और इसके बाद वो पुणे पैक्ट साइन करके इस इश्यू को खत्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डिप्रेस क्लास होते हैं ना, वो क्या मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। तो इनको रिजर्व सीट तो दे दिया जाता है, मगर उनका जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो इलेक्टोरेट होंगे वो जनरल होंगे, मतलब सब लोग उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कहा गया। वोटिंग सब करेंगे मगर सीट सिर्फ रिजर्व होगा दलित्स के लिए। तो ऐसा इनके लिए इनको एग्री कर दिया जाता है इस पैक्ट में, ठीक है। तो गांधी जी एक्चुअली अनटचेबल्स या दलित्स के अगेंस्ट नहीं थे, वो उनको हरिजन कहते थे, यानी हरिजन यानी कि गॉड के चाइल्ड कहा करते थे उनको। और बल्कि वो खुद ही पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट साफ कर करके भंगी लोगों को की जो वर्क को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते थे। मगर वो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, इस सारे कॉन्सेप्ट के वो अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो इसलिए वो इसको मना करते थे। तो अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक, वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव और बिलोंगिंगनेस, या वो फैक्टर जिसने नेशनलिज्म को राइज किया इंडिया में। तो देखो, यूनाइटेड स्ट्रगल था, सभी लोग एक साथ मिल करके लड़ रहे थे, सभी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, सभी लोग अपना स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ये जब मिल करके स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये इसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया नेशनलिज्म के राइज के लिए।
साथ में सभी लोग, बहुत सारे लोग पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश राज में इंडियंस को ना तो बड़े पोस्ट मिलता था, ना अच्छी सैलरी मिलती थी, उनके साथ इनजस्टिस होता था, तो फाइनेंशियली भी उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। तो पॉवर्टी सब लोग फेस कर रहे थे। इस पॉवर्टी ने भी सबको यूनाइट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां, गाने, फॉकलोर, प्रिंट, सिंबल्स, इन सब ने भी नेशनलिज्म को राइज करने में हेल्प किया। साथ में जो भारत माता की जो पेंटिंग बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाद में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से भारत माता की पेंटिंग बनाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जैसा सॉन्ग लिखा, जिसको स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल में यूज किया गया, बाद में उसको आनंद मत बुक में भी लिखा गया। तो ये वंदे मातरम जैसी सॉन्ग और भारत माता की पेंटिंग, ये सब भी नेशनलिज्म लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। साथ में जो हमारे फोकलोर थे, फोकलोर्स क्या होते हैं, जो हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें होती है ना, उन सब चीजों को, उन सारे गानों को, स्टोरीज को लोग कलेक्ट करना शुरू कर दिए, उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए। 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे नेशनलिस्ट जा जाके फोकलोर को कलेक्ट करने लगे थे। इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बंगाल में जा करके इसको कलेक्ट किया। और मद्रास के नटेशा शास्त्री ने भी पब्लिश किया था 4 वॉल्यूम्स ऑफ फोकलोर, जिसको तमिल फोक टेल्स के नाम से पब्लिश किया था उन्होंने। ठीक है, जो फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से एक्चुअली पब्लिश किया था, ये तमिल फोक टेल्स था। ठीक है, तो इस तरह से फोकलोर को जैसे इंपॉर्टेंस देने लगे ना, उससे भी नेशनलिज्म आया, क्योंकि ये फोकलोर क्या थे, ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो कल्चर और ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस देने से क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ जाती है। तो ये भी हमारे नेशनलिज्म को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो हमारा फ्लैग था, पहले हमारा ट्राई कलर फ्लैग था, जो था रेड, ग्रीन और येलो कलर में, जिसमें 8 लोटस बने हुए थे। वो 8 लोटस एक्चुअली जो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ना, उसको डिनोट करते थे। और साथ में उसमें एक क्रिसेंट शेप मून बना हुआ था, तो वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का प्रतीक था। तो ये फ्लैग यूज किया करते थे पहले हम लोग। उसके बाद हमने अपना, गांधी जी ने एक नया स्वराज फ्लैग बनाया, उसमें उन्होंने रेड, ग्रीन एंड व्हाइट कलर को यूज किया। ये भी ट्राई कलर था, और इसमें बीच में स्पिनिंग व्हील रखा, चरखा को रखा उन्होंने। और ये चरखा किसका सिंबल था, सेल्फ हेल्प, यानी अपनी हेल्प खुद करो, खुद चरखा चलाओ, अपने कपड़े खुद प्रोड्यूस करो। तो सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। तो ये फ्लैग भी एक सिंबल बन गया नेशनलिज्म का, क्योंकि हम जब अपने इंडिया का फ्लैग बना रहे थे, तो हमने ये एक सिंबल ऑफ डिफाइंस था, यानी कि रेफ्यूज कर रहे थे कि हम ब्रिटिश के फ्लैग को नहीं मानते, हम अपने इंडिया के फ्लैग को मानते हैं। तो ये भी इंडिया के फ्लैग को यूज करना भी एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गया। इसके बाद जब हमने अपनी हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन किया, देखो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री ब्रिटिश ने लिखी। ठीक है, जब ब्रिटिश ने हमारी हिस्ट्री लिखी, तो हमें बहुत ही इंफीरियर तरीके से दिखाया और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर तरीके से दिखाया, और हमको ऐसा दिखाया कि हमें बहुत ज़रूरत है ब्रिटिश की हेल्प की। मगर फिर उसको देख करके बहुत सारे इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री को दोबारा से लिखा, और जब दोबारा से लिखा तब उन्होंने अपनी जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको ग्लोरीफाइड किया। तो इसको ग्लोरीफाइड करने से भी, हमारी इंडियन हिस्ट्री को अच्छा बताने से और अच्छा से ग्लोरीफाई करने से भी नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई। ठीक है, और इस तरह से हमारा नेशनलिज्म का आइडिया हमारे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। तो जो इंडियंस थे ना, वो एक्चुअली उनका जो एंगर था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, और ये जो डाइवर्स पीपुल थे, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी भले ही हमारे सोसाइटी में, मगर लीडर्स लोग बार बार इनको यूनाइट किए जा रहे थे। और जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, एक के बाद एक मूवमेंट, वो और भी ज़्यादा मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज होता जा रहा था, और नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे कंट्री में बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा इतना ज़्यादा नेशनलिज्म बढ़ गया था कि अब ब्रिटिश को हमारे कंट्री में रूल करना मुश्किल हो गया था। और फाइनली हमारे कंट्री में एक लास्ट मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? तो देखो, जब क्रिप मिशन फेल हो जाता है, क्रिप मिशन क्या होता है, देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो क्रिप मिशन आती है हमारे कंट्री में, हमारे इंडियन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना सपोर्ट मांगने के लिए, मतलब इंडियन सपोर्ट करे ब्रिटिश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसी समय जब गांधी जी को लगता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है और ब्रिटिश बिजी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और इनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो ये कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर बदले में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा इंडिया से, आपको अपने पूरे ट्रूप्स के साथ चले जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश पहले तो इसको मानती नहीं है,
तो जब वो मानती नहीं है तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और डू एंड डाई, क्विट इंडिया, इंडिया, ब्रिटिश क्विट इंडिया, इस तरह के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और पूरे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हड़ताल, स्ट्राइक, प्रोसेसन, नेशनल सॉन्ग, कैंपेन, स्लोगन, मास मूवमेंट, हर जगह ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग ना बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, कई वुमेन्स लीडर जैसे कि मातंगिरी हजरा बंगाल की, कनकलता बरुआ असम की, रमा देवी उड़ीसा की, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश ने भी पूरे फोर्स यूज करके हमें सप्रेस करने की कोशिश की, पूरा 1 साल लगा इस मूवमेंट को बंद करवाने में उनको। तो फाइनली इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश को लग जाता है कि अब इस सिचुएशन में इंडिया में रूल करना नामुमकिन है, और फिर वो इस मूवमेंट के बाद रेडी हो जाती है इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, और इस मूवमेंट के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो इस तरह से किस तरह से राइज ऑफ नेशनलिज्म के बाद फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है, यही ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करता है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, स्टूडेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thank you and happy learning.